हेलो गाइस, कैसे हैं आप सब। आई होप यू आर डूइंग वेल। अच्छे होंगे, अच्छा करने की कोशिश कर रहे हैं। चलिए शुरू करते हैं। देखिए, हम एमपीपीएससी मेंस पेपर 2 पार्ट ए उसकी जो यूनिट 1 है उसको कर रहे थे। ठीक है, चलिए। तो देखिए, हमने राज्य पढ़ लिया, शासन के अंग पढ़ लिए, शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकार देख लिए, राजनीतिक विचारधाराएं देख ली। अब हमें देखना है शब्दावली, जो संविधान से रिलेटेड टर्मिनोलॉजी है, और उसके बाद आज ही हम देखेंगे लोकतंत्र, व्हाट इज डेमोक्रेसी। और आज ही इस पूरे टॉपिक से रिलेटेड, मतलब राज्य शासन के अंग, शासन प्रणालियों के प्रमुख प्रकार, राजनीतिक विचारधाराएं, लोकतंत्र, इन सभी से रिलेटेड जो क्वेश्चंस हैं, जो 3 मार्कर्स हैं और जो 5 मार्कर्स हैं, जो 11 मार्कर्स हैं, वो सारे हम देखने वाले हैं। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। रिवीजन करना मत भूलेगा, मैं बार बार आपको बोलता हूँ कि रिवीजन में लेक्चर में तो कराता हूँ, उसके बाद भी आपको करना है और क्वेश्चंस की प्रैक्टिस भी जरूर करना है। ठीक है, चलिए शुरू करते हैं। देखिए, शब्दावली में अगर हम बात करें, सबसे पहले आते हैं संवैधानिक, संवैधानिक और सांविधिक। अब इन तीनों में आपको थोड़ा सा कंफ्यूजन होता होगा कि यार संवैधानिक क्या है। तो संवैधानिक मतलब जो संविधान में लिखा हुआ है वो संवैधानिक है। अब चाहे वो पहले से ही संविधान में लिखा हुआ हो, मतलब मूल संविधान में, या फिर हमने बाद में संशोधन करके जोड़ दिया हो, तो दोनों ही चीजें संवैधानिक है। अगर संविधान में लिखा है, सिंपल सी बात है, तो वो संवैधानिक होगा। संविधानेतर, ये चीजें संविधान में नहीं होती हैं। ठीक है, ये चीजें संविधान में नहीं होती, लेकिन बनाई संसद के द्वारा ही जाती है। जैसे संसद ने आईटी एक्ट बनाया, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी एक्ट, ठीक है, राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग बनाया, पिछड़ा वर्ग आयोग बनाया। अब ये संविधान में कहीं पर भी नहीं है इनके बारे में, लेकिन बनाया संसद ने है, तो इनको बोलेंगे हम संविधानेतर। ठीक है, ओके। उसके बाद कार्यपालिका के आदेश है। कार्यपालिका मतलब क्या होता है, मैंने आपको बताया था कि जो आपकी वो होती है ना, कैबिनेट, तो उसके अगर आदेश से बना है, जैसे उसके आदेश से नीति आयोग बना है, योजना आयोग बना है, राष्ट्रीय विकास परिषद बनी, ये सारी की सारी संविधानेतर संस्थाएं हैं। ध्यान रखिएगा, संविधान में ये कहीं पर भी नहीं लिखा गया। उसके बाद आता है सांविधिक, ये भी विधायिका के द्वारा बनती है। ठीक है, विधायिका के द्वारा मतलब जो कि सिर्फ और सिर्फ विधानसभा या फिर जो अकेले आपकी संसद के द्वारा बनती है, और ये संविधानेतर है। मतलब सांविधिक को, इसको संविधानेतर बिल्कुल बोला जा सकता है, कोई ज्यादा डिफरेंस इसमें नहीं होता। सिर्फ एक ही डिफरेंस होता है कि ये कार्यपालिका के आदेश से बनी हुई चीजों को आप सांविधिक नहीं बोल सकते, वो संविधानेतर ही रहे। ठीक है, चलिए आगे देखते हैं। न्यायिक क्या होता है, न्यायिक और अर्ध न्यायिक। न्यायिक का मतलब होता है जिसमें भारतीय दंड संहिता लगे, आईपीसी की धारा जिसको आप बोलते हैं, आपराधिक दंड संहिता लगे, प्रक्रिया संहिता, और आपको पनिशमेंट करने का राइट्स हो, न्यायिक संविधान की व्याख्या जो करे, वो सब होते हैं न्यायिक। मतलब जो न्यायालय से रिलेटेड हो वो सब होंगी न्यायिक। ठीक है, और अर्ध न्यायिक मतलब ऐसी संस्थाएं जिनको दंड देने का अधिकार नहीं होता, जो दंड दे सकती हैं, जो बिल्कुल कोर्ट के जैसे काम कर सकती हैं, वो होती हैं न्यायिक संस्थाएं। और जो दंड नहीं दे सकती हैं, जो कोर्ट के जैसे काम नहीं कर सकती, वो होती हैं अर्ध न्यायिक संस्थाएं। ये जो संस्थाएं होती हैं ना, ये किसी को जेल नहीं भेज सकती। जैसे ये राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण है, जिसको आप शॉर्ट में बोलते होंगे एनजीटी, आपने नाम सुना होगा कई बार। उसके बाद फाइनेंस कमीशन, तो ये क्या करते हैं, जैसे मान लो किसी कंपनी ने कुछ गलत काम किया है, तो वित्त आयोग ना उस पर जुर्माना लगा सकता है, लेकिन ये नहीं कर सकता कि उसको जेल भेज दे या कुछ ऐसा कर दे, वो दंड नहीं दे सकता। ठीक है, राष्ट्रीय हरित न्यायाधिकरण ये भी जुर्माना लगाता है, फाइन लगाता है, जिसको आप बोलते हैं। ठीक है, अगर कोई कंपनी बहुत ज्यादा प्रदूषण कर रही है, तो एनजीटी उस पर एक्शन लेती है और एक्शन के तौर पर उस पर जुर्माना लगाती है। ठीक है, लेकिन पनिशमेंट नहीं दे सकती। और ये जो न्यायिक संस्थाएं होती हैं, ये बिल्कुल पनिशमेंट दे सकती हैं, और इनके सभी सदस्य न्यायाधीश ही होंगे, जज ही हैं, तो उनके पूरे अधिकार होते हैं। ठीक है, ओके। इसमें हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट, जनपद न्यायालय जो भी होते हैं, वो सब इसमें शामिल होते हैं। ठीक है, अब एक बात आती है आपको, जुंटा शासन या सैन्य शासन, ये क्या होता है। तो जुंटा शासन को ही हम सैन्य शासन बोलते हैं। सैन्य शासन का मतलब जहां पर सेना का शासन होता है, वहां पर कोई चुनाव नहीं होते, कोई जनप्रतिनिधि नहीं बैठते हैं, कोई जनता का शासन नहीं होता है, ये कंप्लीटली किसका शासन होता है, आर्मी का शासन होता है, मिलिट्री शासन होता है। ये पाकिस्तान में भी पहले था। ठीक है, फिर पाकिस्तान का संविधान कब बना, 1972 में पाकिस्तान का संविधान बना है। ठीक है, उसके पहले म्यांमार में भी ये चीज रही है। तो यहाँ पे जनता को कोई भागीदारी नहीं दी गई थी पाकिस्तान में, अब दी गई है, पहले नहीं थी। ठीक है, ओके। अब हम बात करते हैं भारत में लोकतंत्र के बारे में। तो पहली बात तो डेमोक्रेसी क्या होती है। तो डेमोक्रेसी जो वर्ड है ना, वो ग्रीक वर्ड है। ठीक है, इसमें क्या होता है वो मैं आपको बताता हूँ। इसमें डेमोक्रेसी में डेमोस मतलब होता है लोग, और क्रेसिया मतलब होता है शासन। तो क्योंकि ये ग्रीक वर्ड डेमोक्रेसिया से लिया गया है, तो डेमोस मतलब लोग और क्रेसिया मतलब शासन, मतलब लोगों का शासन।
तो लोकतंत्र की एक परिभाषा बहुत अच्छी दी हुई है हमारे अब्राहम लिंकन ने, जो यूएस प्रेसिडेंट रहे। उन्होंने गेटिसबर्ग यूएसए में एक भाषण दिया था 1863 में, और वहां पर उन्होंने बोला था लोकतंत्र होता क्या है। लोकतंत्र होता है जनता का जनता के ही द्वारा और जनता के लिए शासन। ठीक है, आई अगेन रिपीट, जनता का जनता के द्वारा जनता के लिए ही शासन। ये अब्राहम लिंकन ने एक हमको डेफिनेशन दी हुई। ठीक है, अब अगर आप लिखने वाली डेफिनेशन में आप ये भी लिखेंगे ऊपर वाली जो मैंने दी हुई है, और ये भी लिखेंगे कि अंग्रेजी का पर्याय शब्द है डेमोक्रेसी, जो कि ग्रीक वर्ड डेमोक्रेशिया से लिया गया है। डेमोस मतलब लोग, ग्रेशिया मतलब शासन, इसका मतलब लोगों का शासन, और शासन की ऐसी प्रणाली जहां पर मेन पावर किसके हाथ में होता है, जनता के हाथ में होता है। जैसे भारत में चुनाव में हम मोदी जी को कल हरा देंगे, राहुल गांधी को हम परसों हरा देंगे, तो हम किसी को भी सत्ता में बिठा सकते हैं, किसी को भी सत्ता से निकाल सकते हैं। ऐसा सामान्यतः जनता स्वयं या फिर अपने निर्वाचित प्रतिनिधियों के थ्रू ही शासन चलाने की जो जिम्मेदारी है वो सौंपती है, तो इसको बोलते हैं डेमोक्रेसी। अब देखते हैं लोकतंत्र। तो इसमें लोकतंत्र में तंत्र का मतलब क्या है, तो लोक मतलब होती है आम जनता, जनता की इच्छा का शासन, जनता के हिसाब से चलेगा, और इसमें हर एक व्यक्ति की गरिमा का बहुत ज्यादा ध्यान रखा जाता है, सबको सम्मान मिलता है, और जनता की सहमति से ही शासन चलता है। जैसे हमारी सहमति थी तो हमने अपने विधायक को, मैक्सिमम लोगों की सहमति थी कि भैया ये बंदा विधायक बने, तभी तो वो चुनाव जीता है, चुनाव जीतने के बाद वो शासन चलाएगा। इसका मतलब अप्रत्यक्ष रूप से हमारा ही जनता का ही शासन है। ठीक है, ऐसा। तंत्र का मतलब क्या होता है, सिस्टम या सरकार। तो लोकतंत्र, लोक मतलब लोक और तंत्र मतलब सरकार, सिस्टम। तो इसमें कौन बैठते हैं, विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका में चुने हुए लोग बैठेंगे आपके। ठीक है, विधायिका में। उसके बाद कार्यपालिका हमारे यहाँ विधायिका से ही बनती है, मैंने आपको बताया था। कार्यपालिका में कौन लोग शामिल होते हैं, 2 टाइप की कार्यपालिका होती है, अपन ने पढ़ा था पहले। ठीक है, फर्स्ट या सेकंड लेक्चर में। स्थायी कार्यपालिका और अस्थायी कार्यपालिका। स्थायी कार्यपालिका मैंने आपको बताया था, जो आप लोग बनेंगे स्थायी कार्यपालिका, जो आईएएस आईपीएस होते हैं, जो पीएससी से सिलेक्टेड अफसर होते हैं, वो अस्थायी कार्यपालिका होते हैं। और अस्थायी कार्यपालिका कौन होते हैं, जो आपके मंत्री बनते हैं, क्योंकि वो तो हर 5 साल में बदलने वाले हैं। उसके बाद न्यायपालिका। तो ये तंत्र काम है, ये सरकार, सरकार आप इनको बोलते हैं। ठीक है, और लोग मतलब लोग, आम लोग। ठीक, उसके बाद लोकतंत्र की विशेषता, मतलब एक लोकतंत्र में क्या होना चाहिए, किसको आप बोलेंगे कि ये लोकतंत्र है। तो देखो, सहमति होनी चाहिए, लोगों की सहमति से ही शासन चलेगा। ठीक है, वेरी गुड। उसके बाद क्या होता है, प्रतिनिधि मूलक या उत्तरदायी शासन। देखो, अब 2 टाइप के शासन होते हैं। ठीक है, एक होता है कि जैसे मान लीजिए पूरे देश में कुछ भी निर्णय लेना है तो वो जनता ही लेगी, जनता का जनमत संग्रह होगा। जैसे मान लीजिए मुझे एक नियम पास करना है कि 8वीं तक के बच्चों को फेल ना किया जाए। ठीक है, तो ये एक नियम बनेगा, एक कमेटी उसको नियम बना देगी, फिर नियम बनाने के बाद वो पूरे जनता में जाएगा और जनता उस पर वोट देगी। इसी को बोलते हैं रेफरेंडम, या इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह कराना। तो ये भी एक लोकतंत्र की जनता डिसाइड कर रही है कि ये नियम होना चाहिए या नहीं होना चाहिए। ठीक है, लेकिन भारत में क्या पॉसिबल है, 130 करोड़ लोग क्या इतने शिक्षित हैं, या 130 करोड़ लोगों से हर बात पूछकर फिर काम करना इतना पॉसिबल है, नहीं है पॉसिबल, बिल्कुल भी पॉसिबल नहीं है, बहुत सारे काम। ठीक है, तो हमारे यहाँ कौन सा लोकतंत्र चलता है, प्रतिनिधि मूलक। मतलब हमने क्या किया, हमने एक चुनाव कराया, चुनाव में हमने अपने पसंद के नेता को वोट दिया, और वो फिर सत्ता में आया, फिर वो वहां पर संसद में या विधानसभा में बैठकर हमारे लिए नियम बनाता है, और हम मानते हैं कि वो हमारे लिए ही काम कर रहा है, हमारा चुनाव हुआ बनता है। ठीक है, तो ये प्रतिनिधि है, वो जनप्रतिनिधि है। तो प्रतिनिधि मूलक चीजें चलती हैं भारत में। लोकतंत्र प्रत्यक्ष या प्रतिनिधि मूलक हो सकता है, मैंने आपको बता दिया प्रत्यक्ष और प्रतिनिधि मूलक का। नियमित निर्वाचन, इसकी जगह एक वर्ड और जोड़ लीजिएगा, नियमित और निष्पक्ष निर्वाचन लोकतंत्र का अनिवार्य तंत्र। देखिए, एक तो बेईमानी नहीं होनी चाहिए चुनाव में, और एक नियमित मतलब हर 5 साल में होना है, मतलब होना ही है। ठीक है, लोगों को स्वतंत्रता एकदम बिल्कुल इक्वलिटी मिलनी चाहिए। ऐसा नहीं है कि ब्राह्मण को ज्यादा स्वतंत्रता मिल रही है, क्षत्रिय को नहीं मिल रही, वैश्य को नहीं मिल रही, या फिर मान ली हिंदू को मिल रही है, मुस्लिम को नहीं मिल रही है, मुस्लिम को मिल रही है तो हिंदू को नहीं मिल रही। ऐसा नहीं होना चाहिए, लोगों को स्वतंत्रता, समानता एकदम मिलनी चाहिए, जबरदस्त। विशेष अधिकारों की समाप्ति, देखिए किसी को भी स्पेशल राइट्स नहीं होंगे। जैसे मैंने आपको बताया ना, किसी धर्म विशेष को हमने स्पेशल राइट दे दिया, या किसी हमने जाति विशेष को स्पेशल राइट दे दिया, या हमने किसी क्लास वर्ग को, अमीरों को ज्यादा अच्छा अधिकार दे दिया, तो वो सब नहीं होना चाहिए। किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होगा, प्रत्येक व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाएगा। ठीक है, अब देखते हैं लोकतंत्र की शुरुआत कैसे होती है, कैसे हमें पता चला कि लोकतंत्र होना चाहिए। तो सबसे पहले ये सारी चीजें, सबसे पहले सबसे ज्यादा समझदार पता कहाँ के लोग हुए, इंग्लैंड के। इंग्लैंड के लोगों ने क्या किया, एक गौरवमयी क्रांति हुई थी वहां पर, कब, 1688 में। और वो जो गौरवमयी क्रांति हुई थी उसमें 2 हीरो निकल कर आए थे, एक जॉन लोक थे और जीएस मिल थे। इन लोगों ने लोकतंत्र का मतलब लोगों को बताया कि लोकतंत्र जैसी कोई चीज होती है, क्योंकि वहां पर भी तो राजा रानी का शासन था, अभी भी होती है ना।
एलिजाबेथ, ठीक है, क्वीन। ओके, उसके बाद फिर अमेरिका में भी यही चीज आई। कब आई थी अमेरिका में? 1776 में आई, मतलब लगभग 90 साल लग गए आने में। तो अमेरिका में जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन, इन्होंने सोचा कि यार लोकतंत्र जैसा कुछ होता है जो ब्रिटेन ने अपनाया है, तो हम भी उसको अपनाएंगे। फिर उसके बाद फ्रांसीसी क्रांति होती है कुछ दिन के बाद ही, लगभग 12-13 साल के बाद ही 1789 में यहाँ पर रूसे और मॉन्टेक्यू जैसे लीडर निकल के आते हैं और लोकतंत्र का मतलब फ्रांस के लोगों को समझाते हैं। धीरे धीरे ऐसे ही भारत में भी आया। भारत में 1947 जब हम आजाद हुए तो हमारे पास बहुत सारी व्यवस्थाएं थी, तो हमने तभी देख लिया था कि भैया हमें लोकतंत्र ही चाहिए और लोकतंत्र की स्थापना ही हम भारत में करेंगे। ठीक है, अब देखिए लोकतंत्र के बारे में क्या क्या होता है कि ये सब चीजें निकली कहाँ से, तो उदारवाद, लिबरलाइजेशन से। देखो पहले क्या होता था कि जैसे मान लीजिए राजा रानी है, तो उन्हीं के पास सबसे ज्यादा पैसा होगा, बाकी किसी के पास उतना ज्यादा पैसा भी नहीं होगा। राजा रानी के पास अपने विशेष अधिकार होंगे। लेकिन अब जैसे कोई राजा बहुत अच्छा हो गया, मान लीजिए बहुत अच्छा है, उसको लगता है कि नहीं यार हम पैदाइशी अमीर हैं और बेचारे कुछ लोग पैदाइशी गरीब हैं, ये तो गलत व्यवस्था है, ऐसा नहीं होना चाहिए। या हमारे पास बहुत सारे अधिकार हैं और हमारे जो जनता है उसके पास कोई अधिकार नहीं है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए। कुछ अच्छे राजा होते हैं, मतलब वो राजा कैसा होगा, उदार होगा, लिबरल होगा, लोगों की हेल्प करना चाहेगा। तो उसी उदारवादी सोच से लोकतंत्र पैदा हुआ है। ठीक है, उसी उदारवादी सोच से मानवता पैदा हुई। मानवता मतलब ह्यूमैनिटी, कि नहीं नहीं सबके लिए अच्छा काम करना है। उसके बाद उसी उदारवादी सोच से लोगों को अधिकार दिए गए कि आपका भी अधिकार है। और उसी उदारवादी सोच से हमने, क्या भैया जो अमीर है तो क्या उनके साथ हम बुरा करेंगे? नहीं, हमने पूंजीवाद को भी स्वीकारा है। तो जो उदारवाद है ना, जो लिबरलाइजेशन है, अगर आपने पढ़ा हो, मैंने पहले के लेक्चर में आपको उदारवाद के बारे में बताया था, और वहां पर बताया था मैंने कि उदारवादी लोग पूंजीवाद को भी बुरा नहीं मानते, उसके भी समर्थक हैं। ठीक है, तो ये बात ध्यान रखिएगा, ये हम पहले पढ़ चुके हैं। अब देखते हैं लोकतंत्र के प्रकार के बारे में। तो देखिए लोकतंत्र के प्रकार में क्या होता है, मैंने आपको पहले भी बताया कि जनता और शासन के संपर्क के आधार पर, कि जनता और शासन के बीच का रिलेशन कैसा है, ठीक है, कैसा उनके बीच का संबंध है, उसके बेसिस पर हम लोकतंत्र के प्रकार देखेंगे। तो दो होते हैं, एक होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र, एक होता है अप्रत्यक्ष लोकतंत्र। मैंने आपको दोनों के बारे में पहले भी बता दिया है। प्रत्यक्ष मतलब कि अगर मैं ही सीधा प्रधानमंत्री चुनूं, या मैं ही सारे नियम कानून डिसाइड करूं, मैं मतलब मैं पूरी जनता, ठीक है, पूरी जनता हर नियम कानून पे बहस कर रही है, वो वही डिसाइड करेगी, तो ये मुश्किल है भारत में। ठीक है, लेकिन हाँ ये होता है। कहाँ पर होता है प्रत्यक्ष लोकतंत्र? अभी हम देखेंगे स्विट्जरलैंड। ठीक है, अप्रत्यक्ष लोकतंत्र मतलब मैंने अपने विधायकों को, अपने सांसदों को चुन के बिठा दिया है, वो पूरी सरकार चलाते हैं, वो पूरे नियम बनाते हैं, उनको जो करना है वो करते हैं। ठीक है, लेकिन वो हमारे प्रतिनिधि के तौर पे हर 5 साल में हमारे पास आते हैं, हम देखते हैं कि इन्होंने काम सही किया है नहीं किया, अगर सही नहीं किया तो हमने सत्ता से हटा देते हैं। उसके बाद राजनीतिक दलों के आधार पर भी लोकतंत्र कई टाइप का होता है। ठीक है, एक दलीय लोकतंत्र होता है, द्विदलीय लोकतंत्र होता है और बहुदलीय लोकतंत्र होता है। एक दलीय में जहां पर एक ही दल होगा, द्विदलीय में जहां पर दो ही दल होंगे, राजनीतिक पार्टियां दो होंगी सिर्फ, और बहुदलीय मतलब जितनी भी पार्टियां हो सके, जैसे भारत। ठीक है, देखते हैं जनता और शासन के संपर्क के आधार पर, मैंने आपको बताया प्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र होता है। अप्रत्यक्ष मतलब जनता द्वारा चुने गए जो प्रतिनिधि हैं वो शासन को चलाते हैं। ये कहां पर होता है? भारत में और ब्रिटेन में। अब प्रत्यक्ष लोकतंत्र के बारे में अगर मैं देखूं, तो ये लोकतंत्र का एकदम आदर्श, एकदम आइडियल चीज है। आप खुद सोचो ना, कैसे हो सकता है कि हर नियम जनता से पूछा जाए, हर एक छोटी से बड़ी चीज जनता से पूछी जाए? पॉसिबल नहीं है। तो इसलिए आदर्श लोकतंत्र ना, ये जो प्रत्यक्ष लोकतंत्र है ये पॉसिबल नहीं है। बाकी इसकी शुरुआत जो हुई थी लोकतंत्र का, प्रत्यक्ष लोकतंत्र का जो रूप है, वो एथेंस शहर में देखा गया था, यूनान का, जहां पर ये ओलंपिक की शुरुआत हुई थी। आपको याद होगा 600 सदी में ओलंपिक की शुरुआत यहीं पर हुई। ठीक है, यह लोकतंत्र का आदर्श रूप है। प्रत्यक्ष लोकतंत्र में प्रतिनिधि द्वारा शासन नहीं किया जाता, प्रतिनिधि द्वारा नहीं किया जाता, पूरी शासन जनता ही करती, पूरा अधिकार जनता को होता है। और जो भी, जैसे मान लीजिए एक नियम बनाया गया और जनता को वो नियम अच्छा नहीं लग रहा, तो उसको रिकॉल कर सकते हैं। रिकॉल मतलब वापस दो नियम, खत्म, वो नियम नहीं माना जाएगा। ठीक है, तो ये कहां पर होता है? आपको स्विट्जरलैंड में आपको देखने को मिलेगा। ठीक है, और इसी को बोलते हैं जनमत संग्रह के बारे में, जनमत संग्रह। ठीक है, जनता के हिसाब से सब कुछ होगा। उसके बाद अगर हम राजनीतिक पार्टी के आधार पर देखें, या राजनीतिक दलों की संख्या के आधार पर देखें, तो एक दलीय लोकतंत्र, द्विदलीय लोकतंत्र और बहुदलीय लोकतंत्र। एक दलीय लोकतंत्र में क्या होता है कि यहाँ पर एक ही टाइप की विचारधारा का एक ही राजनीतिक पार्टी होती है। ठीक है, वही चुनाव लड़ती है, वही जीतती है, वही हारती है, सब कुछ। ये कहां पर होता है? चीन में एक ही पार्टी है मात्र। ठीक है, भूतपूर्व सोवियत संघ, यहाँ पर एक ही पार्टी, और यही लड़ते हैं और यही जीतते हैं। बात समझ आ गई? इसका एक रूप आपको, एक दल प्रधान प्रणाली, मैंने आपको बोला कि जहां पर एक ही दल होता है, वहां पर ज्यादा दल नहीं होते। ठीक है, अब एक तरीका और है इसका। कैसे है एक तरीका? जैसे मान लीजिए यूपी और एनडीए को आप मानते हैं, तो मान लीजिए अपने यहाँ पर यूपीए नहीं होती, अकेली एनडीए होती है। एनडीए मतलब बीजेपी समर्थित दल।
कि हैं तो बहुत सारी राजनीतिक पार्टियां, लेकिन सभी की सभी राजनीतिक पार्टियां बीजेपी को सपोर्ट करती हैं। तो बीजेपी के अंदर ही बहुत सारे दल हैं, मतलब एनडीए के अंदर बहुत सारे दल हैं, और सबसे बड़ी पार्टी हो गई बीजेपी। बात समझ आ गई? तो इस टाइप से भी एक दल होता है कि एक दल हो गया एनडीए, बस मात्र, और सामने कोई विपक्ष है ही नहीं। बात समझ आ गई? मतलब जो बीजेपी का समर्थन करेगा वही दल रहेगा एनडीए में, और यूपीए है ही नहीं। बात समझ आ गई? तो ऐसा भी होता है कि इसका एक प्रूफ एक दल प्रधान प्रणाली भी है, मतलब एनडीए जिसमें दल बहुत सारे होते हैं, छोटे छोटे बहुत सारे दल होंगे। अकाली दल एनडीए का पार्ट है, बीजेपी एनडीए का पार्ट है, शिवसेना एनडीए का पार्ट है, ठीक है ये सब। उसके बाद लेकिन हमेशा एक ही दल की सरकार बनती है। तो 1977 तक भारत की संघीय सरकार में यह स्थिति देखी जा सकती है। उसके बाद द्विदलीय लोकतंत्र, ऐसा लोकतंत्र जिसमें व्यवहारिक तौर पर दो राजनीतिक दलों की प्रधानता होती है, अर्थात दो राजनीतिक दल ही चुनाव लड़ते हैं, ठीक है। जैसे अमेरिका में आपने देखा होगा डेमोक्रेटिक और रिपब्लिकन दो पार्टियां हैं, ब्रिटेन में कंजर्वेटिव और लेबर दो पार्टियां हैं। तो ऐसे दो दलीय लोकतंत्र भी होते हैं। अब बात करते हैं बहुदलीय लोकतंत्र के बारे में। तो ऐसा लोकतंत्र जिसमें दो से ज्यादा राजनीतिक दल होते हैं, जैसे कि भारत है, फ्रांस है, स्वीडन है, नॉर्वे है, इटली है, यहाँ पर बहुत सारे। और मुझे भी, जैसे मैं हूँ, तो मुझे राजनीतिक पार्टी बनाने का अधिकार है, बिल्कुल है। मैं अभी चाहूँ तो कल राजनीतिक पार्टी बना दूं अपनी, ठीक है। तो कोई भी दिक्कत उसमें नहीं आएगी। तो ये हमारे भारत की स्थिति है, ठीक। चलिए, तो अब एक बार फटाफट से सारी चीजें रिवाइज कर लेते हैं और फिर अपन क्वेश्चंस पे फोकस करें, ठीक है। चलिए एक बार फटाफट से रिवीजन रिवीजन देखो, मैं यहाँ पे करा रहा हूँ, आपको घर पर भी करना चाहिए, बहुत जरूरी होता है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले संवैधानिक जो चीज संविधान में शामिल हो, या तो पहले से हो या बाद में जोड़ दी गई हो। संविधान अंतर शामिल, संविधान में शामिल ना हो लेकिन विधायिका और कार्यपालिका के द्वारा ही बनाई गई हो। और सार्वजनिक जो विधायिका के द्वारा बनाई गई हो, इसको संविधान अंतर भी बोलते हैं। न्यायिक मतलब वो चीजें जिसको, जो कि एक न्यायालय को अधिकार होता है पूरे के पूरे, उसको दंड देने का अधिकार है, आपराधिक प्रक्रिया संहिता के तहत निर्णय लेने का अधिकार है, भारतीय दंड संहिता के तहत निर्णय लेने का अधिकार है, और इसके सभी सदस्य न्यायिक होते हैं। अर्ध न्यायिक मतलब इसमें आधे सदस्य न्यायाधीश होते हैं और आधे सदस्य प्रशासन के होते हैं। तो ये जैसे एनजीटी का एग्जाम्पल है, प्रशासनिक अधिकरण, वित्त आयोग, ये सब इसके एग्जाम्पल्स होते हैं, ठीक है। सैन्य शासन मैंने आपको बताया पाकिस्तान और म्यांमार में है, जहाँ पे जनता की कोई भागीदारी नहीं, पूरा पूरा शासन सैनिक का होता है, सेना का होता है, ठीक है। अब्राहम लिंकन की मैंने डेफिनेशन आपको बताई, जनता का, जनता के द्वारा जनता के लिए शासन है। लोकतंत्र का अंग्रेजी पर्याय डेमोक्रेसी, डेमोस मतलब लोग होता है, केसी मतलब शासन होता है। तो शासन की ऐसी प्रणाली जहां पर जनता के हाथ में ही पूरा पावर होता है। लोकतंत्र मतलब लोग मतलब जनता, आम जनता, आप और मैं। और तंत्र मतलब विधायिका, कार्यपालिका और न्याय, ठीक है। लोकतंत्र की विशेषताएं मैंने आपको बताई, किसी को कोई विशेष अधिकार नहीं होता, सबको समान अधिकार होते हैं, सबकी, हर व्यक्ति की गरिमा का ध्यान रखा जाता है, लोगों में स्वतंत्रता और समानता का अधिकार होता है, देखा जाता है उनको। उसके बाद नियमित और निष्पक्ष निर्वाचन होता है। लोकतंत्र प्रत्यक्ष भी हो सकता है और प्रतिनिधि मूलक भी लोकतंत्र हो सकता है, ठीक है। सबकी सहमति से शासन चलता है। लोकतंत्र का डेवलपमेंट मैंने आपको बताया कि ये चीजें उदारवाद से ही निकली हैं। लोकतंत्र, मानवतावाद, अधिकार, पूंजीवाद, ये सब उदारवादी सोच का ही परिणाम है। इंग्लैंड की गौरवमयी क्रांति जो 1688 में हुई थी, जहां पर जॉन लोक और आगे जो जीएस मिल है वो हीरो बनकर आए थे। अमेरिकी क्रांति जो 1776 में हुई, जॉर्ज वॉशिंगटन और बेंजामिन फ्रैंकलिन के उसमें। और फ्रांसीसी क्रांति 1789 में रूस और मॉन्टेक, ठीक है। तो लोकतंत्र के जो प्रकार है जनता और शासन के संपर्क के आधार पर होते हैं। प्रत्यक्ष लोकतंत्र और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र, इन दोनों का भी मतलब मैंने आपको बता दिया कि कैसे होते हैं। और ये हर दलों की संख्या के आधार पर, तो एक दलीय, द्विदलीय और बहुदलीय, ठीक है। प्रत्यक्ष और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र का मतलब मैंने आपको समझा दिया। प्रत्यक्ष लोकतंत्र आपको सिर्फ और सिर्फ स्विट्जरलैंड में देखने को मिलेगा, और अप्रत्यक्ष लोकतंत्र भारत और ब्रिटेन में देखने को मिलेगा, ठीक है। यहाँ पर प्रतिनिधियों के द्वारा ही शासन चलता है। एक दलीय मतलब यहाँ पर एक ही दल होता है, या फिर दूसरा तरीका मैंने आपको बताया कैसा, कि एक बहुत सारे दलों ने मिलकर एक बड़ा दल बना लिया हो, जैसे एनडीए, ठीक है। उसके अलावा द्विदलीय लोकतंत्र मैंने आपको बताया, जहां पर दो दल होते हैं, जैसे ब्रिटेन में है लेबर और कंजर्वेटिव, अमेरिका में रिपब्लिकन और डेमोक्रेटिक। बहुदलीय लोकतंत्र जहां पर बहुत सारे दल हो सकते हैं, कोई भी दल हो सकता है, जैसे इटली में, फ्रांस में, और आपके स्वीडन, नॉर्वे, भारत में, बहुत सारे जगह, ठीक है। चलिए अब देखते हैं क्वेश्चन। आप देखिए पिछले, अगर आप हमारे 3 लेक्चर्स और ये चौथा लेक्चर अगर आप देखेंगे, तो ये सारे क्वेश्चन आपके कवर अप हो रहे हैं, ठीक है। तो अगर आपने नहीं देखे तो पुराने पूरे चारों लेक्चर आप देख लीजिए, ठीक है। अब देखिए इसमें राज्य क्या है, मैंने पहले लेक्चर में आपको इसकी डेफिनेशन बताई थी, राज्य के तत्व भी बताए थे, लोकतंत्र भी बताया था, संविधानवाद भी बताया है आपको, संसदीय प्रणाली के बारे में बताया, एक दलीय लोकतंत्र भी बताया मैंने आपको, बहुदलीय लोकतंत्र बताया, द्विगठबंधनीय व्यवस्था भी मैं आपको उसको बताता हूँ, संघात्मक प्रणाली भी मैंने आपको बताई और एकात्मक प्रणाली भी मैंने आपको बताई, ठीक है। तो ये पुराने पूरे लेक्चर्स में आपने देखा होगा, इन क्वेश्चंस की प्रैक्टिस जरूर कीजिएगा। अब देखिए जहां पर ऐसे द्विगठबंधनीय व्यवस्था जो होती है, देखिए भारत में क्या है,
बहुत सारे दल हैं, ठीक है। लेकिन आपने देखा होगा नेशनल लेवल पे एक एनडीए है और एक यूपीए है। मतलब एनडीए के अंडर में जैसे आपने देखा होगा कि बीजेपी आती है, बीजेपी के बाद आपकी शिवसेना आती है, अकाली दल आता है, ऐसे बहुत सारे दल आपको यहाँ पर देखने को मिलेंगे। और अगर आप जैसे यूपीए में बात करें तो यूपी में देखिए एनसीपी आती है जो शरद पवार की पार्टी है। उसके अलावा आपकी कांग्रेस आती है, आईएनसी इंडियन नेशनल कांग्रेस आती है, ठीक है। तो ऐसे बहुत सारे दल हैं जो यूपीए का पार्ट है, बहुत सारे दल हैं जो एनडीए का पार्ट है। लेकिन ओवरऑल अगर आप देखेंगे तो बड़े दल के तौर पे निकल के आते हैं राष्ट्रीय स्तर पे एक एनडीए और एक यूपीए। तो क्या भारत है तो बहुदलीय लोकतंत्र, मतलब बहुत सारे दल हैं, बहुत सारी पार्टियां हैं, लेकिन क्या उन पार्टियों का एनडीए और यूपीए में विलय हो जाना या एनडीए और यूपीए को समर्थन देना, क्या भारत बहुदलीय लोकतंत्र से द्विदलीय लोकतंत्र तक नहीं बढ़ रहा, दो दलीय लोकतंत्र की व्यवस्था की तरफ नहीं बढ़ रहा है? बात समझ आ रही है ना कि एनडीए और यूपीए, या तो सरकार एनडीए की बनती है, यूपीए की बनती है, किसी और अकेले दल की तो बनती नहीं है। तो ये द्विगठबंधनीय व्यवस्था है, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखते हैं कि भारत में जो हमारे 5 मार्कर्स, देखिए जो 3 मार्कर्स क्वेश्चन है ना उसमें सिर्फ 10 से 20 शब्दों में ही आपको लिखना है। तो राज्य मतलब सिर्फ राज्य की डेफिनेशन, राज्य के तत्व मतलब सिर्फ राज्य के तत्व, इसमें कुछ भी एक्स्ट्रा नहीं लिखना। जब भी आप 3 मार्कर्स लिखेंगे ना तो कोई टाइम वेस्ट नहीं करिएगा, क्योंकि बिल्कुल टाइम वेस्ट नहीं करना है आपको, और एकदम टू द पॉइंट सारी चीजें लिखना है। और कैसे लिखना है मैंने आपको एक यूपीएससी की कॉपी भी, आपको एक वीडियो अपने चैनल पे डाला था, तो वो आप देख सकते हैं जाके, ठीक है। उसके बाद 5 मार्कर्स 50 शब्दों में या 5 से 6 पंक्तियों में आपको बताना है। तो 50 शब्द अगर आप दिमाग में रखेंगे तो 5 से 6 लाइनें आ जाएंगी, ठीक है। अब जैसे यहाँ पर आप देखेंगे कि भारत में संसदीय लोकतंत्र को सुदृढ़ करने हेतु कौन सी आवश्यक शर्तें हैं, तो अभी मैंने आपको बताया कि लोकतंत्र की विशेषताएं क्या होती है, ठीक है, और संसदीय प्रणाली क्या होती है। तो उन दोनों को मिला के उनके जो मेन पॉइंट्स है वो आपको यहाँ पर मेंशन करने होंगे। क्वेश्चन ऐसे ही आता है, भारत के किन्हीं दो राजनीतिक दलों की विचारधारा और कार्यक्रम बताइए। अब देखिए कोई भी दो राजनीतिक दल, तो एक बीजेपी बता दीजिए, एक कांग्रेस बता दीजिए, दोनों की क्या सोच है वो आप उनको आपको बताना पड़ेगी, दोनों की क्या विचारधारा है, तो मैं आपको बता देता हूँ, ठीक है। जैसे बीजेपी है, बीजेपी क्या है, दक्षिणपंथी विचारधारा की सोच है, ठीक है। उसके बाद अगर आप कांग्रेस के बारे में बात करेंगे तो कांग्रेस जो है वो मिक्स सोच है उसकी, मतलब ना तो वो दक्षिणपंथी विचारधारा की सोच रखती है, ना वो वामपंथी विचारधारा की सोच रखती है, ना ही वो पूंजीपतिवाद की समर्थक है कम्प्लीटली, ना ही वो समाजवाद की समर्थक है कम्प्लीटली। वो देश काल और परिस्थिति के हिसाब से, मतलब वो देश में क्या परिस्थिति है उसके हिसाब से डिसीजन लेके और फिर वो चलते हैं, ठीक है। लेकिन बीजेपी कैसी है, दक्षिणपंथी विचारधारा की सोच है। दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब मैं आपको बता देता हूँ, दक्षिणपंथी विचारधारा का मतलब ये होता है कि जो अपने देश की पुरानी संस्कृति, पुरानी सभ्यता, पौराणिक जो परंपराएं चली आ रही है उसको अपने सर पर लेकर चलती है, उसको अपने कंधों पर उठाकर चलती है और उनको खत्म नहीं होने देती है, तो वो होती है आपकी दक्षिणपंथी विचारधारा, ठीक है। उसके बाद देखिए मैंने आपको क्या बताया, क्या शनय शनय भारत द्विदलीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है। तो भारत द्विदलीय प्रणाली की ओर बढ़ रहा है, इसका मतलब क्या होगा, भारत द्विदलीय प्रणाली को बढ़ रहा है, मैंने बताया कि बहुत सारे दल हैं लेकिन या तो वो एनडीए को सपोर्ट करते हैं या यूपीए को सपोर्ट करते हैं, तो इस तरफ हम बढ़ते जा रहे हैं, ठीक है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको कौन कौन सी शासन प्रणालियां दिखाई पड़ती हैं, ये बहुत सही बात है। भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको किस किस टाइप की शासन प्रणालियां दिखाई पड़ती हैं, तो ये आपको बताना है, इन क्वेश्चंस के आंसर आपको बताना है, ठीक है। भारतीय शासन प्रणाली संघात्मक है या एकात्मक है, इसकी समीक्षा कीजिए। तो ना तो हमारी कंप्लीटली संघात्मक है और ना ही कंप्लीटली एकात्मक है, तो आपको इसको बताना पड़ेगा कि एकात्मक है, हमारी न्यायिक व्यवस्था एकात्मक है, ठीक है, वहां पे किसी का कोई दखल अंदाजी नहीं है। संघात्मक मतलब क्या है कि हमारे यहाँ केंद्र को नो डाउट ज्यादा शक्तियां मिली हुई है, जिससे कि हमारा देश अखंड रहे, टूटे नहीं, किसी राज्य को अलग होने का अधिकार नहीं है, ज्यादा पावर हमारे यहाँ केंद्र सरकार को दिए गए, तो ये संघात्मक सोच है। तो मैंने आपको दोनों चीजें बता दी, ठीक है। वेरी गुड। आगे देखते हैं, अच्छा जैसे भारतीय राज्य व्यवस्था में आपको कौन सी शासन प्रणाली, तो शासन प्रणालियों के जो प्रकार है ना जो मैंने आपको बताए हैं, तो उसमें से आपको यहाँ पर छांटना है। क्या धर्मतंत्र है भारत में, क्या किसी धर्म विशेष की चलती है, नहीं, हमारे यहाँ तो धर्मनिरपेक्ष है, हमारे यहाँ तो लोकतंत्र है, हमारे यहाँ तो सरकार होती है, ठीक है, ऐसा। उसके बाद जो 200 शब्दों में उत्तर देना है ना उसके बारे में बता देता हूँ, 11 मार्कर्स, ठीक है। देखिए संसदीय और जो अध्यक्षात्मक शासन प्रणालियां होती हैं उसकी तुलना करना, मैंने आपको बताया है संसदीय प्रणाली कैसी होती है और अध्यक्षात्मक प्रणाली कैसी होती है।
उसके बारे में आपको बताना है। दूसरी चीज मैंने यहाँ पर एग्जाम्पल देकर भी आपको बताया था, भारत और अमेरिका की प्रणालियों में, शासन प्रणालियों में अंतर किया था। 5 to 6 डिफरेंसेस वहां पर भी आपको देखने को मिलेंगे, तो ये बड़े आराम से आप 200 वर्ड्स में लिख सकते हैं। लोकतंत्र से आप क्या समझते हैं, यहाँ पर आप डेफिनेशन बताएंगे। जनता और शासन संपर्क के आधार पर लोकतंत्र के प्रकारों की विवेचना कीजिए, मैंने आपको ये बताया हुआ है, ठीक है, आज के ही लेक्चर में। गॉट इट? तो इसीलिए आपको वी विल ट्राई टू फाइंड आउट इन सभी के क्वेश्चंस के आंसर जो मैंने आपको सांकेतिक रूप से बता दिए हैं, उनको आप लिखकर मुझे बताएंगे और चैनल पर शेयर करेंगे। बात समझ आ गई? चलिए, बहुत सही। रिवीजन करना नहीं भूलना है, टॉपिक से रिलेटेड एमसीक्यू जरूर लगाइए, ठीक है, और उसके अलावा मेंस आंसर राइटिंग की प्रैक्टिस भी जरूर कीजिए, ठीक है। चलिए, तो थैंक यू वेरी मच। प्लीज लाइक जरूर कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर कर सकते हैं प्लीज शेयर कीजिए।